बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है, लेकिन दादू उसने मुझे गलत समझा। उसको भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। पूछना। देखते हैं क्या होता है इस एपिसोड में आगे जाके। इस एपिसोड के लिए बने रहिए और आखिर तक इसको देखना, मज़ा आया तो। बुरा ही सही। ओके फाइन। अच्छा जी, आज हमारी लास्ट क्लास है और आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन होगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे देखें। फॉरेक्स मार्केट जो होती है, इसके अंदर हमेशा से एक बात कही जाती है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम ये बात जानते हैं तो हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और किस तरह से कैलकुलेशन करनी चाहिए रिस्क की, और किस किस तरह से हम मुख्तलिफ अंदाज में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आज ये तमाम चीज़ें हम देखने वाले हैं। प्राइम कैपिटल क्या होता है और रिस्क कैपिटल क्या होता है देखेंगे। प्लेइंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, साइकोलॉजी क्लास के अंदर आपको बताया था प्रोबेबिलिटीज़, बट आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉट साइजिंग आज के वेबिनार का हिस्सा है। अच्छा जी, आम तौर पे ओके, आम तौर पे बहुत ही कॉमन सा सवाल किया जाता है। सबसे पहले जो भी कोई दोस्त ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो सबसे पहले एक सवाल करते हैं। सवाल क्या होता है कि हमें ट्रेडिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जा रहा होता है कि ट्रेडिंग में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, तो मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से नहीं बताता, मैं आपको जनरली तमाम बिजनेसेस के हवाले से बता देता हूँ, और ट्रेडिंग के अंदर भी यही रूल अप्लाई होता है। राइट, आपका जो कैपिटल होता है ना, इसको नॉर्मली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, प्राइम कैपिटल। नंबर टू, रिस्क कैपिटल। प्राइम कैपिटल क्या होता है, जिंदगी गुजारने के लिए आपको जितना पैसा दरकार होता है एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंसेस या डेली वीकली एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये तमाम एक्सपेंसेस जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए ये लाजमी होते हैं। चाहे हम बिजनेस करें या ना करें, चाहे हमारा बिजनेस चले या ना चले, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, वट किसी भी कंडीशन के अंदर हो, तो ये एक ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसा कैपिटल होता है जो आपको हर माह चाहिए ही चाहिए होता है। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अगर घर आपका अपना नहीं है तो हाउस रेंट इसके अंदर शामिल होता है। डेली की फूड की जो ज़रूरियात हैं, तमाम चीज़ें, तमाम खर्चे फूड की कैटेगरी में शामिल होते हैं। क्लॉथिंग, शॉपिंग, आपको पता है कि रेगुलर वे में शॉपिंग भी चल रही होती है। और नॉर्मली अगर बात की जाए तो अगर आदमी बहुत कम शॉपिंग करें तो बच्चों की शॉपिंग और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको हर माह करने ही होते हैं। हर माह नहीं करेंगे तो दूसरे माह कर लेंगे, दूसरे माह नहीं करेंगे तो तीसरे माह तो लाजमी ही करना होता है। इसके अलावा हमारे यूटिलिटी बिल्स, जिसके अंदर बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, टेलीफोन का बिल आ जाता है। आपको पता है कि हर माह ये पैसे हमें चाहिए होते हैं।
इसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस, बच्चों के पढ़ाई का जो खर्चा होता है, इनकी ट्यूशन फीसेस, इनके स्कूल फीसेस, कॉलेज फीसेस, अगर बच्चे नहीं है तो छोटे भाई छोटी बहन उनके खर्चे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसा कैपिटल है जो हमें हर महीने ये चाहिए होता है, दरकार होता है लाजमी तौर पे। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी एक ऐसा खर्चा है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे अभी दर्द हो रहा है तो मैं अभी दवाई नहीं लेता और मैं 3 दिन बाद दवाई ले लूंगा, या अभी पैसे नहीं है तो मैं एक हफ्ता रुक जाता हूँ। ठीक है, अल्लाह ना करे कभी भी कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, कोई भी राह चलते प्रॉब्लम आ जाती है मेडिकली, तो हमें ये पैसा दरकार होता है जो हमेशा हमारे बजट के अंदर शामिल रहता है, और शामिल रहना भी चाहिए। जैसा कि नॉर्मली हर घर के अंदर एक बजटिंग की जाती है ना, हर घर के अंदर एक बजट बनाया जाता है कि हमारी आमदनी कितनी है और उसके हिसाब से हमारे खर्चे कितने हैं, जिसके अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस का एक खाना रखा जाता है। और इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी डेली नीड होती है। डेली नीड कैसे? हमारे ऑफिस आने जाने का खर्चा, बच्चों के स्कूल की वैन का खर्चा, और इस तरह के और बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये तमाम खर्चे जब आप मिलाते हो तो इट मीन्स कि ये तमाम चीजें जो है ना ये प्राइम कैपिटल में फॉल करती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो तो आपको इतना पैसा हर महीने चाहिए होता है, और आपको स्पेयर रखना होता है बजट के दौरान। बजट जब बनाते हैं तो उसमें इतना खर्चा आपको स्पेयर रखना होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आपकी आमदनी ज्यादा है, को आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आप 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ आपका प्रॉफिट है, और मिसाल के तौर पे अगर आपका घर जो है वो 1 लाख में चल जाता है, तो इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए आपके पास इन खर्चों से जायद है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कुछ बीसीज की शक्ल में सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली जो मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जो चल रहा होता है ना, कुछ बेसिस की शक्ल में, या फिर हम कुछ गोल्ड वगैरह बाय करके रख लेते हैं, कुछ डॉलर्स बाय करके रख लेते हैं, वो हमारी सेविंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब क्या है, वो पैसा आपका रिस्क कैपिटल होगा। ठीक है, थोड़ा समराइज करें, ये वो पैसा है जिसके ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते। राइट, ये वो पैसा है जिससे आपकी लाइफ चल रही है, और अगर ये पैसा आना बंद हो जाए, अगर ये पैसा उस बजट की अमाउंट से कम हो जाए, तो आपकी या आपके घर वालों की, आपके बच्चों की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। राइट, लेकिन ये वो जो पैसा है, ये रिस्क कैपिटल जो है, ये ऐसा पैसा है कि अगर ये कैपिटल अगर डिस्टर्ब हो भी जाता है तो आपकी नॉर्मल लाइफ में कुछ भी असरअंदाज नहीं होगा। आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो नॉर्मली चलती रहती है। राइट, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, अपने तमाम प्राइम कैपिटल को साइड पे करने के बाद जो भी हमारे पास रिस्क कैपिटल बनता है, हमको ट्रेडिंग में सिर्फ उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना है। राइट, और ये रिस्क कैपिटल ऐसा होता है जिसके अंदर अगर ये जाया हो भी जाए तो आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। लोन्स, लाइबिलिटीज जो हैं ये रिस्क कैपिटल में नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है, इट मीन्स कि इनके भी अलावा पैसा जो बचेगा वो उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट हमें लॉस माइंड में रखना होता है, चाहे 1% रखें, चाहे 5% रखें, चाहे 10% लॉस का चांस हम जहन में रखें, लेकिन इतना हमको जहन में रखना होता है। राइट, तो इस वजह से हम कभी भी प्राइम कैपिटल जो है ना, वो चाहे फिजिकल स्टॉक मार्केट हो या चाहे फॉरेक्स मार्केट हो,
हम प्राइम कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अब बात आती है फिर अगर तो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है और सर्टेनिटी नहीं है, तो फिर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? नॉर्मल एक जनरल सा क्वेश्चन पैदा होता है, अगर फॉरेक्स मार्केट में, फिजिकल मार्केट में 100% नहीं है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम इस काम को करें क्यों? तो उसका ये सिंपल सा जवाब है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सर्टेन हो, हमेशा रहे, जिसके अंदर 100% गारंटी हो। इवन हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, कब मौत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा ये पूरी दुनिया हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, कब कयामत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, अब आए या लेटर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स के तमाम चीजें, हमारी पूरी लाइफ रिस्क के ऊपर लगी होती है। और वैसे भी नॉर्मली आप देखो तो दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। हाँ, ये जरूर होता है कि किसी बिजनेस में रिस्क जो है वो कम होता है, किसी बिजनेस में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, राइट? मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कार ड्राइविंग की। कार ड्राइविंग के अंदर जब आप, मिसाल के तौर पे अगर आप 20 साल से ड्राइव कर रहे हो, 20 साल से आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आप ये कह सकते हो कि मुझसे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता? क्या कोई भी ड्राइवर, कोई भी बंदा ये कह सकता है? कभी भी नहीं कह सकता, राइट? अगर आप 20 साल से ड्राइव कर रहे हो, अगर आप इवन 40-50 साल से भी ड्राइविंग कर रहे हो, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं हमेशा बहुत ही अच्छी ड्राइव करता हूँ, मैं हमेशा मैं मुझसे कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आइंदा भी ये इस बात की गारंटी है कि मेरे से एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है? होता क्या है, जब हम स्लो स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है ना वो कम होता है। ठीक है? और अगर हम फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, 150 ओवर 150 चल रहे हैं, 140 चल रहे हैं, 120 भी चलो खैर एक नॉर्मल सी रेंज है, मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि 120 सब टू मच रिस्कियर, 120 इज नॉट टू मच रिस्कियर स्पीड, बट मोर देन 140 150 जब आप क्रॉस कर जाते हो, इट मीन्स के आपका रिस्क जो है ना वो बढ़ चुका है, अब आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये लाजमी नहीं है कि एक्सीडेंट होगा भी, राइट? सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि हर एक चीज रिस्क के ऊपर है, हर एक चीज रिस्क के ऊपर होती है। कोई भी बिजनेस आप उठा लो दुनिया का, रिस्क के ऊपर होता है। हमारी लाइफ रिस्क के ऊपर होती है, कब मौत आ जाए किसी को पता नहीं। इवन ये पूरी की पूरी जो जमीन है, पूरी अर्थ जो है, ये भी एक रिस्क पे चल रही है, कब कयामत आ जाए और ये खत्म हो जाए, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमको अपनी पूरी लाइफ के साथ रिस्क को मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है? अगर हम यही सोचते रहेंगे कि जी रिस्क है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हम तो फिर कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर किसी को ये पता चल जाए कि कल जो है वो तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या वो कोई काम करेगा? कुछ भी नहीं। उसे पता है मैं तो कल कल मैंने एक्सपायर हो जाना है, तो मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, वो तो बैठ गया आराम से। ठीक है? तो इसी तरीके से एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए हम लोग जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं ना, कुछ भी कर रहे होते हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए उस रिस्क से भागा नहीं जाता, उस रिस्क को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है? मैंने आपको कार की एग्जांपल दी। अगर आप 40 50 60, चलो 80 तक भी मैं कह सकता हूं कि 80 तक भी अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप एक लो रिस्क ड्राइव कर रहे हो। आपकी ड्राइविंग जो है
वो लो रिस्क है, राइट। और अगर आप 100 प्लस चले जाते हो, 120 140 प्लस चले जाते हो, इट मीन्स कि आप ड्राइव बिलाशुबा अच्छी कर रहे हो। आप 40 साल से गाड़ी चला रहे हो, 50 साल से गाड़ी चला रहे हो, बिलाशुबा अच्छी ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आपका रिस्क जो है ना अब वो बढ़ चुका है, राइट। बिल्कुल इसी एग्जांपल में हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेज किया जाता है कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिंग जो है ना वो भी नॉर्मल लाइफ से डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फिजिकल मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व है, बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं हमारे इख्तियार में, देखो रिस्क को खत्म करना हमारे इख्तियार में नहीं है, रिस्क को खत्म करना हमारे इख्तियार में है ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे इख्तियार में एक चीज है कि हम उस रिस्क को मैनेज कर लें, राइट। तो आइए हम स्टडी करते हैं कि हम अपने रिस्क को फॉरेक्स बिजनेस करते हुए, स्टॉक मार्केट बिजनेस करते हुए किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नॉर्मली एक बात कही जाती है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लूज कर रहे होते हैं, 90% लोग नुकसान कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? रिप्लाई करें प्लीज। जाहिद बलोच कह रहे हैं अच्छी चीज है, बिल्कुल सही जवाब दिया जी, अच्छी चीज है। मैं आपको बताता हूं, बाकी जो दोस्त अभी सोच रहे हैं, मैं ये बताता हूं कि अच्छी है और क्यों। जो लोग विनर्स हैं उनके लिए ये बात अच्छी होती है कि 90% लोग लूज करें, विनर्स के लिए ये बात अच्छी होती है। कैसे? फॉरेक्स मार्केट जो है ना इसको कहते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम कहा जाता है कि जिस मार्केट के अंदर बाहर से पैसा ना आ रहा हो। मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ, मिसाल से समझाने की ट्राई करता हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नॉर्मली जैसे हमारे कुछ शादी ब्याह की इन्वायरमेंट होती है, शादी ब्याह में दोस्त कजन्स इकट्ठे होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि शादी ब्याह के दिनों में रातें जो हैं वो जाग कर गुजारी जाती हैं। तो जब रात जाग कर गुजारनी है तो लड़कों में आम तो भी होता है कि जी ताश खेली जाती है ना, कार्ड्स, कार्ड्स की जो गेम है ताश जिसे कहा जाता है, ताश खेल के वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक रूम है जिसके अंदर 4 लोग मौजूद हैं, ठीक है। एक रूम है जिसमें 4 लोग टोटल मौजूद हैं। अब ये क्या करते हैं, 1 2 3 4, अब ये क्या करते हैं, ये कार्ड प्ले करते हैं और शर्त लगा लेते हैं कि जी हम हर गेम का 1-1 100 हर बंदा जो है वो पे करेगा, ठीक है। इस शर्त के साथ गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये देखोगे, आप नोट करोगे, जब सुबह भी हो जाएगी ना, जब तक सुबह भी हो जाए, कुछ 40-50 या 100 वॉट कितनी भी गेम्स कंप्लीट हो भी जाएं, तो इस कमरे में मौजूद पहले कितने रुपए थे? 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, मतलब 400 रुपए इस कमरे में मौजूद है। तो पूरी रात खेलने के बाद भी जब सुबह भी हो जाएगी ना तो टोटल रुपया जो इस रूम में मौजूद होगा वो भी 400 ही होंगे। हाँ, ये फर्क जरूर होगा कि हो सकता है 250 इसके पास हो, 100 इसके पास हो, 50 इसके पास हो और ये जीरो पे हो। ये जरूर हो सकता है कि 400 का 400 इसके पास हो, ये भी हो सकता है कि 100 वापस इनके पास घूम फिर के, मतलब क्या है कि जैसे किसी ने विन किया, किसी ने लूज किया, तो पैसा किसी की जेब में आ गया और अगेन दोबारा गेम स्टार्ट होती है और वही पैसा निकलता है और वापस घूम घुमा के कभी कभी इसकी जेब में आता है, कभी इसकी जेब में आता है, कभी इसकी जेब में और कभी इसकी जेब में आता है।
इसको कहते हैं जीरो सम गेम, कि वही एक मर्तबा जो पैसा आ चुका मार्केट के अंदर, वही पैसा कभी किसी की जेब में जा रहा है, कभी किसी की जेब में जा रहा है, और कभी किसी की जेब में जा रहा है। अब इस एग्जाम्पल के साथ अब थोड़ा गौर से देखो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि ये बंदा जो है, ये जब भी खेलता है हमेशा हार जाता है, ये जब भी कार्ड गेम खेलता है हमेशा हार जाता है, ठीक है। तो इन तीनों के चांसेस जो हैं, जीतने के चांसेस कितने हैं, आप बताएं प्लीज। जी जाहिद बलोच, 30% नहीं, 33%। ये एग्जैक्टली जुल्फिकार निज़ार अली, 33% ईच। इन तीनों के जीतने के चांसेस 33% है, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि ये दो बंदे जो हैं, नंबर 1 नंबर 2 बंदे जो हैं, ये जब भी खेलते हैं ये हारते हैं, जब भी खेलते हैं ये हारते हैं, ये हारने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जीतने के चांसेस अब कितने हो गए, या 50%, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये तीसरा बंदा भी जब भी खेलता है तो हारता है, इट मींस कि चौथे नंबर वाले बंदे के जीतने के चांसेस आप बताएं कितने, 100%, ठीक है। सो देयर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटीज, इसे कहा जाता है जीरो सम गेम। और इस तरह से जो पैसा हारने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे ना, जितने ज्यादा होंगे, जीतने वाले लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फॉरेक्स मार्केट के अंदर 90% लोग लूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि हमारे पास जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हमारे पास जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हमें क्या चाहिए होगा, हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए होंगे, प्रॉपर साइकोलॉजी चाहिए होगी, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट चाहिए होगी। राइट अब बात कर लेते हैं कि 90% लोग जो है वो पैसा लूज क्यों करते हैं। आपके जहन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि 90% लोग पैसा लूज क्यों करते हैं। तो इनमें अक्सरियत वो लोग होते हैं, नए ट्रेडर्स, यूट्यूब से चीज़ें उठाई, फेसबुक ग्रुप्स में से चीज़ें उठाई और मार्केट पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। और इसके अलावा ये लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट इनसे बिल्कुल ना वाकिफ होते हैं। 90%, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेरी डे फर्स्ट से, मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ कि टेक्निकल्स जो होते हैं ना, वो सीखना आसान होता है। टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा, बहुत साल की मेहनत दरकार नहीं होती। आप जल्दी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा सा तवज्जो ध्यान से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप टेक्निकल्स के ऊपर महारत हासिल कर लेते हो, ठीक है। तो पीछे क्या बचता है विन करने के लिए, पीछे क्या बचता है, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। साइकोलॉजी बहुत ही कम पढ़ाई जाती है और मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई जानता ही नहीं है। बहुत कम लोग मनी मैनेजमेंट के, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। हाँ, बस नॉर्मली जो लोग जानते हैं वो जस्ट इतना जानते हैं कि जी एसएल लगाना है, एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी। बहुत अगर बहुत ज़्यादा वो करेगा ना कि मुझे बहुत पता है मार्केट के बारे में और मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, तो ऐसे बंदे को भी नॉर्मली जस्ट इतना पता होता है कि हर ट्रेड में मुझे एसएल लाजमी लगाना है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एसएल एक्चुअली प्लेस कहाँ पे होना चाहिए, राइट। वो एसएल कहाँ पर लगाना चाहिए और हमें हर एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना चाहिए। तो इन वजूहात की बिना पे 90% लोग पैसा लूज कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट को जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी अहमियत को नहीं जानते। मतलब उनको ये तो पता है
कि 90% लोग मार्केट में लूज करते हैं, और विनिंग के लिए साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए लाजमी, इसकी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी लाजमी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, इसकी जो अहमियत है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको नहीं जानते। वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, चीज़ें सुनते हैं, और एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देते हैं, राइट। इसके अलावा जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं, वो फेल हो जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब साइकोलॉजी का लेक्चर आपने लिया तो आपको प्रैक्टिकली ये सिखाया गया कि आपने अपनी साइकोलॉजी को ठीक कैसे करना है। प्रैक्टिकली मेथड उसके अंदर बताए गए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो साल साल की रिसर्च के बाद हासिल हुई और आपको टीच की जा रही हैं। नॉर्मली लोग इन चीजों को बिल्कुल सिरे से नहीं जानते। जो लोग जानते हैं उनको इनकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि ये कितनी अहम चीजें हैं, हमें कितनी शिद्दत के साथ अपनी ट्रेडिंग के अंदर इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। और जो इसकी इम्पोर्टेंस को पहचानते भी हैं बट वो फेल हो जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, कि इसको प्रॉपरली इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, मनी मैनेजमेंट का बहुत नाम सुना होगा, लेकिन करना कैसे, लगाना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है, अपना रिस्क जो है ना उसे कैलकुलेट कैसे करना है, राइट। तो ये तीन बड़ी वजूहात है, ये तीन बहुत बड़ी वजूहात है लूज करने की। टेक्निकल से बंदा इतनी जल्दी मार नहीं खाता। टेक्निकल्स अगर आपका एक एसएल हो भी गया ना, अगर आप 2 एसएल हो भी गए तो तीसरी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती है। और एक और आपको एक बात बताऊं, जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर बात आई ना, नॉर्मली फॉरेक्स मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा बन जाता है। फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाना इजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल क्या है, उस बनाए हुए पैसे को संभालना। 90% ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो लूज कर रहे होते हैं, पैसा ये भी बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाद में पैसा बनाने के बाद, प्रॉफिट करने के बाद, ये पैसा मार्केट को वापस दे देते हैं। अब आपको सेंस आ रही होगी, थोड़ा समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर लोग पैसा बना चुके हैं, अगर प्रॉफिट बना चुके हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से, जिसके लेक होने की वजह से, जिसकी कमी की वजह से लोग मार्केट को पैसा वापस दे देते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज है? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन उसे कहा जाता है। डिसिप्लिन के अंदर साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट दोनों आती हैं। ये दोनों ट्रेडिंग डिसिप्लिन का हिस्सा है, राइट। इट मींस, तो साबित क्या हुआ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सेशन आप ले चुके हो और आप अब अच्छे से जानते हो कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी आदत है, मतलब ग्रीड और फियर का फैक्टर तो चलो आप कर ही लोगे ना, वो तो एक नॉर्मली ट्रेडिंग के हवाले से हम बात करें तो नॉर्मली हम नॉर्मली करेंगे ना उसको। तो इसके अलावा अगर कोई बैड हैबिट होती है ना, जैसे मतलब स्मोकिंग कर रहा है कोई, जैसे किसी में कुछ आदत है, किसी में कुछ है, किसी में गुस्सा है, व्हाटएवर, इस तरह की और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो आप अपनी उन आदत को भी इन पॉइंट्स की मदद से ठीक कर सकते हो। एनएलपी टेक्निक जो बताई थी आपको, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि साइकोलॉजी आप कैसे ठीक कर सकते हो। आज हम डिटेल के अंदर मनी मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी हर एक ट्रेड के अंदर ये दोनों लॉजिक्स को अप्लाई करोगे, इनके रूल्स को कभी भी भुलाओगे नहीं। इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 90% लोग वो होते हैं जो पैसा बनाते ज़रूर है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी, हाँ बहुत कम ऐसा होता है, कुछ बहुत ही अगर नया बंदा होगा ना, कोई बिल्कुल नया बंदा होगा, उसके साथ ऐसा होता है कि वो जब भी ट्रेड लगाए तो प्रॉफिट, आई मीन लॉस में चली जाए, जब भी ट्रेड लगाए लॉस में चली जाए, ठीक है।
तो उसके बाद इस स्टेज के बाद लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि जब भी ट्रेड लगाते हैं थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है वो काट देते हैं। ये भी साइकोलॉजी का हिस्सा है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और ट्रेड बंद कर दी। टीपी भी लगा लेते हैं, एसएल भी लगा लेते हैं, लेकिन अपने टीपी तक ट्रेड को जाने के लिए वेट नहीं करते, पेशेंस की कमी होती है, राइट। तो इस तरीके से ये लोग लूज कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस भी आप समझ चुके। और उसके बाद अगर जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। और जब आप इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट छोड़ देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कामयाबी होने की, ठीक है। और यही वो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, ये वही चीज़ है जिसकी वजह से 90% ट्रेडर जो हैं वो अपना बनाया हुआ पैसा मार्केट को वापस दे देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसी लिवरमोर, ये कुछ 1905 के अंदर ये बहुत बड़े ट्रेडर थे, बहुत बड़े ट्रेडर थे। और इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। लीजेंडरी ट्रेडर के नाम से इनको जाना जाता था। वॉल्यूम स्टडीज के अंदर ये पायनियर थे 1905 के अंदर, 1905 के अंदर, राइट। पायनियर थे और बहुत सी इन्होंने बुक्स लिखी, बहुत से लोगों को इन्होंने ट्रेन किया मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पूरी दुनिया में इनका नाम है और आज भी अगर आप गूगल करो तो आपको जैसी लिवरमोर की पूरी स्टोरी पढ़ने को मिल जाएगी। इनका आज तक ट्रेडिंग के अंदर नाम चलता हुआ आ रहा है। अब तो खैर ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल के कॉन्सेप्ट्स को मुतारिफ करवाया। वॉल्यूम स्टडीज के अंदर इनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी। और इनकी ख़ास बात क्या है, 1929 के अंदर, 1929 के अंदर ग्रेट फॉल आया था यूएस मार्केट के अंदर, जिसमें यूएस मार्केट क्रैश हुई थी। इस 1929 के ग्रेट फॉल के अंदर जैसी लिवरमोर ने $100 मिलियन प्रॉफिट किया था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये इतने बड़े ट्रेडर थे, इतने लेजेंडरी ट्रेडर थे कि इनको ये फॉल आने से पहले पता था कि मार्केट में फॉल आने वाला है, और $100 मिलियन इन्होंने जस्ट इस एक फॉल के अंदर बनाया। और इसके बाद क्या हुआ, अपनी लाइफ के अंदर ये 2 मरतबा बैंकरप्ट हुए, 2 मरतबा बैंकरप्ट का मतलब है कि बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ गए, बिल्कुल जीरो पे आ गए, बिल्कुल फर्श पे गिर गए। पहली मरतबा जब ये बैंकरप्ट हुए, उसके बाद दोबारा से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड अप करना स्टार्ट किया, दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट की, कैपिटल इनको मिलना स्टार्ट हुआ और इन्होंने दोबारा से कैपिटल बनाया, और उसके बाद दोबारा से बैंकरप्ट हो गए। जब ये दूसरी मरतबा बैंकरप्ट हुए ना, तो अमेरिका के एक होटल के एक रूम के अंदर इन्होंने अपने आप